गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे रेशा के बारे में और उसका वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशा क्या होता है। रेशा जो होता है वस्त्र बनाने की छोटी इकाई होती है। वस्त्र बनाने की छोटी इकाई होती है। जिस तरह घर हम बनाते हैं तो घर बनाने की छोटी इकाई क्या होगी? ईंट होगी। ईंट को जोड़ जोड़ के हम बहुमंजिला इमारत खड़ा कर लेते हैं। उसी तरह वस्त्र बनाने की छोटी इकाई जो है वो रेशा है। रेशा से हम बनाते हैं धागा। धागा से हम बनाते हैं कपड़ा। तो ये जो कपड़ा होता है करघे से उतरा हुआ कपड़ा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि करघे से उतरे हुए कपड़े को क्या कहते हैं? तो करघे से उतरे हुए कपड़े को हम ग्रे गुड्स कहते हैं। ग्रे गुड्स। तो ये जो कपड़ा होता है पहनने लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस कपड़े में बहुत सारी कमियां होती हैं। जैसे किसी के सतह पर रोए उभर आते हैं, किसी की लंबाई चौड़ाई में कमी हो जाती है, किसी में कुछ गंदगी वगैरह लग जाती है, किसी की चमक कम हो जाती है। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए हम परिसज्जा देते हैं। हम परिसज्जा देते हैं। तब बनता है पहनने योग्य कपड़ा। पहनने योग्य कपड़ा। ठीक है, हो गया रेशा, धागा, कपड़ा। तब उसमें परिसज्जा दिए तब हो गया पहनने योग्य कपड़ा। एक शब्द आता है वस्त्रोपयोगी रेशा। शब्द आता है वस्त्रोपयोगी रेशा। तो वस्त्र बनाने के लिए जो आदर्श रेशे होते हैं, जिनका हम धागा बनाने में प्रयोग करते हैं, उनको ही हम कहते हैं वस्त्रोपयोगी रेशे। देखिए प्राचीन काल में मनुष्य जो था प्रकृति के संपर्क में रहता था। तो प्राकृतिक रूप से जो चीजें मिलती थी जैसे कि पेड़ पौधा, उन्हीं से रेशे प्राप्त करते थे। जैसे पेड़ पौधे से हो गए, किसी जीव जंतुओं के बाल हो गए, कीट वगैरह हो गए। मतलब जो प्राकृतिक स्रोतों से जो धागे प्राप्त होते थे, रेशे प्राप्त होते थे, उन्हीं से वो कपड़े बनाते थे। वर्तमान में वस्त्र विज्ञान में बहुत सारी उन्नति हुई। लोगों की रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार तरह तरह के कपड़े बनाए जाने लगे हैं। आजकल मार्केट में जाकर देखिए एक से एक कपड़े मिलते हैं। तो ये वस्त्र विज्ञान में बहुत उन्नति हुई है, इसलिए अपनी आवश्यकता और जरूरतों के अनुसार बहुत सारे कपड़े बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम उसका वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेशे का वर्गीकरण। तो रेशे का वर्गीकरण हम पहले देखेंगे लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशा का वर्गीकरण। रेशा का वर्गीकरण। चलिए लंबाई के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला होता है फिलामेंट। फिलामेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी देता है कि लंबे रेशों को क्या कहा जाता है? तो लंबे रेशों को फिलामेंट कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम रखते हैं रेशम को। है यह असीमित लंबाई का होता है। ठीक है, ये धागे जो होते हैं लंबाई वाले जो रेशे होते हैं फिलामेंट होते हैं। तो रेशम का जो धागा होता है वो बहुत लंबा होता है। ठीक, तो वो फिलामेंट में आ गया। और जो धागे जितने लंबे धागों से बेस्ट क्वालिटी के कपड़े बनते हैं, और जो रेशा जितना ही छोटा होगा उससे उतनी घटिया क्वालिटी के कपड़े बनते हैं। तो फिलामेंट में हो गया रेशम, पहला वर्गीकरण हो गया। दूसरा हो गया छोटे रेशे होगा जिसको हम कहते हैं स्टेपल। छोटे रेशे जिनको हम कहते हैं स्टेपल। ये क्या होते हैं? छोटे रेशे होते हैं। तो रेशम के अलावा प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे होते हैं उनको हम स्टेपल में रखते हैं। ठीक है, रेशम के अलावा प्राकृतिक जगत के तंतु, ठीक है। और जितने छोटे रेशे रहेंगे इससे घटिया क्वालिटी के कपड़े बनते हैं। घटिया क्वालिटी के कपड़े। लेकिन इसके अलावा सबका एक अपवाद होता है। इसमें कॉटन का रेशा है जो आधे इंच से लेकर के 2 इंच तक लंबा होता है, उससे अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो है सब छोटे रेशों में स्टेपल में जाते हैं। इसके अलावा तीसरा है रेशा रज्जु। रेशा रज्जु जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फिलामेंट टो।
फिलामेंट तो ये मानव निर्मित जो रेशे होते हैं उनकी रस्सी होती है, ढीली रस्सी होती है, ठीक है। मानव निर्मित तंतुओं की ढीली रस्सी जो होती है वो रेशा रज्जु होता है। ये देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन फिलामेंट और स्टेपल से ही बनते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे प्राप्त स्रोतों के आधार पर इसका वर्गीकरण। इसको मिटा देते हैं। प्राप्ति स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर, ठीक है। प्राप्ति स्रोतों के आधार पर रेशों का वर्गीकरण, इसको भी हम 3 भाग में बांटते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक, दूसरा है प्राणी कृत्रिम, और तीसरा है विशिष्ट रेशे, तो प्राकृतिक शब्द से ही पता चल रहा है, जो प्राकृतिक जगत में जो है, मैंने पहले भी बताया था, पेड़ पौधों से, जीव जंतु से, कीड़ों वगैरह से जो मिलते हैं वो प्राकृतिक तंतु होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया वानस्पतिक, रेशे हो गए। दूसरा हो गया प्राणिज रेशा, तीसरे हो गए खनिज रेशा, तो वनस्पति का अर्थ ही होता है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे से जो मिला, तो पेड़ पौधे में भी कुछ रेशे होते हैं जो पत्ती द्वारा प्राप्त होते हैं, कुछ बीज द्वारा प्राप्त होते हैं, कुछ तने द्वारा प्राप्त होते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देता है, कुछ रेशों के नाम दे देता है और पूछ लेता है कि ये बीज रेशा कौन सा है, इसमें पत्ती वाला रेशा कौन सा है, तना वाला रेशा कौन सा है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसका याद करने का एक छोटा सा तरीका है। ये पहले हम लिख लेते हैं वनस्पतिक रेशे किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो पहला हो गया बीज द्वारा, दूसरा हो गया तना द्वारा, और तीसरा हो गया पत्ती द्वारा। तो बीज द्वारा हो गया कपास, कापोक, याद करने का तरीका हो गया क से कपास, क से कापोक। और पत्ती द्वारा हो गया सीसल और पीना, बस 2 ही याद करना है, सीसल और पीना। बाकी जितने जो रेशे बच गए सब तना में डाल देंगे, जैसे लीलन हो गया, जूट हो गया, रेमी हो गया, कोयार हो गया, जिसको नारियल की छाल कहते हैं, ये सब इसमें आ गए। इसके अलावा एक अबाका एक रेशा है जिसको मनीला भी कहते हैं, वो दोनों में आता है, वो तना द्वारा भी हो गया और पत्ती द्वारा भी हो गया। बस यही याद करना है, क पीना शीशल, अबाका दोनों में हो गया, अब बाकी जो बच गया सब तना में चला गया, ठीक है। तो वनस्पतिक रेशा का ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे प्राणिज रेशा। तो नाम से स्पष्ट है, प्राणिज रेशा जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, तो जिसमें एक नाम आता है रेशम का और दूसरा है ऊन का। तो रेशम जो प्राप्त होता है, इसकी बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है, उसको अगले अलग चैप्टर में देख लेंगे, उसको हम यहाँ शॉर्ट में देखते हैं। रेशम जो होता है ये बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा होता है, जिसको मुंह से जो द्रव निकलता है वो हवा के संपर्क में आता है और सूख जाता है, जिससे वो रेशम बन जाता है, रेशम तंतु में परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया रेशम, कीड़े से मिलता है। और ऊन हो गया जो बाल वाले जो जीव हैं उनके बालों को काट लिया जाता है और उस अनुसार बड़े और छोटे रेशे छांट लिए जाते हैं और बड़े रेशों के बेस्ट क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं, और जो छोटे रेशे जो होते हैं उससे घटिया क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब में प्रोटीन का गुण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन रेशा भी कहते हैं, प्राणिज रेशा या प्रोटीन रेशा कहते हैं। प्रोटीन रेशा किसको? ऊन और रेशम को। चलिए वनस्पतिक रेशा देख लिया, प्राणिज रेशा देख लिया। अब हम देखते हैं खनिज रेशा। ये सब प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। खनिज रेशे में जो होते हैं इसमें आता है सोना, चांदी, एस्बेस्टस, ठीक है।
तो ये धातुओं से प्राप्त होता है, जो सोना और चांदी को इसको निकाला जाता है और इसका शोधन करके इसके पतले तार गरम करके इसके पतले तार खींच लिए जाते हैं और इसका प्रयोग कपड़े में सौंदर्य वृद्धि के लिए होता है। और ये एस्बेस्टस जो होता है ये अधातु से प्राप्त किया जाता है। एक चट्टान होती है उससे प्राप्त किया जाता है। इसके धागा महीन होते हैं और मुलायम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया खनिज रेशा। ठीक, अब हमने प्राकृतिक रेशा को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक, ठीक है, तो प्राकृतिक जगत से हम प्राकृतिक जगत में हम 3 स्रोतों से प्राप्त करते हैं, वनस्पति से, प्राणी से और खनिज से। इसके अलावा कृत्रिम है। तो कृत्रिम रेशे जो है ये रेशे, इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कृत्रिम रेशे क्या होते हैं। कृत्रिम रेशों में ये रसायनों और यंत्रों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो कृत्रिम रेशों में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें असीमित मात्रा में हम उसका उत्पादन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक रेशे की तरह ये सीमित है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, जितना हम चाहे उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो कृत्रिम रेशे हैं, ये भी 2 तरह के हो गए। पहला है मानव निर्मित, पहला है मानव निर्मित, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर। और दूसरा हो गया रासायनिक, रासायनिक या संश्लेषित, इसी तरह से, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे केमिकल, केमिकल और सिंथेटिक फाइबर। तो देखिए कृत्रिम रेशों में है, इसमें सेलुलोज और रसायनों का प्रयोग करते हैं। इसमें मानव निर्मित जो रेशा है, देखिए मानव निर्मित रेशा में हम सेलुलोज और रसायनों का प्रयोग करते हैं। उसका हम घोल बनाते हैं और स्पिंडलेट के छिद्र होते हैं। स्पिंडलेट छिद्र युक्त नली होती है, जिससे वही बनाने की जैसे मशीन होती है। उसमें हम ये बांस की लुगदी या लकड़ी की बांस की लुगदी तैयार करते हैं। उसमें रसायन मिला करके उसका हम घोल तैयार करते हैं और उसको उस स्पिंडलेट से गुजारते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और उसको कृत्रिम रूप से सुखा लेते हैं। उसका धागा बन जाता है, ठीक है, उसका धागा तैयार हो जाता है। तो इसको सामूहिक रूप से हम रेयन कहते हैं, लेकिन इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। सामूहिक रूप से हम इसको रेयन कहते हैं। रेयन का मतलब होता है वह तल जो प्रकाश का परावर्तन करे। इसमें पहला हो गया नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज। दूसरा हो गया विस्कोस, विस्कोस। और तीसरा हो गया कुप्रामोनियम, कुप्रामोनियम, ठीक है। तो ये बहुत खर्चीली विधि है, इसलिए इसका व्यावसायिक प्रयोग नहीं होता है। 1844 में इसका खोजा गया था, किसके द्वारा? 1844 में इसे प्रोफेसर एडमर्स द्वारा इसको खोजा गया था, प्रोफेसर एडमर्स द्वारा, एडमर्स द्वारा, ठीक है। और ये विस्कोस रेयन है, इसमें इसकी क्वालिटी गुड होती है, चमक भी अच्छी होती है। ये गुड क्वालिटी का होता है, गुड क्वालिटी का होता है, चमक भी अच्छी होती है, इसकी लागत भी कम होती है, लागत भी कम होती है, इसलिए यह प्रचलन में है। और तीसरा हो गया कुप्रामोनियम। तो कुप्रामोनियम का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो 1890 में हुआ था। एक और बात रेयन के बारे में बता दें, इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल सिल्क रेयन को कहा जाता है, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, ठीक है। मानव निर्मित रेशा कंप्लीट हो गया। अब हम रासायनिक या संश्लेषित रेशे देखते हैं।
देखिए, इसका जो मुख्य भाग होता है सेलुलोज होता है, तब रसायन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें रसायन का ही प्रयोग करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही हम धागा बनाते हैं, ठीक है? तो रासायनिक रेशे, चलिए कुछ रासायनिक रेशों के नाम हम लिख लेते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, ऑर्लन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर हो गया। रासायनिक रेशे जो ये जो होते हैं, पॉलिस्टर हो गए। इसी तरह इसको भी हम नायलॉन सॉल्ट बनाते हैं। इसमें हम रसायनों का प्रयोग करके नायलॉन सॉल्ट बनाते हैं। आज बहुत सारे रेशे हैं, आदि है ना, बहुत सारे रेशे हैं। नायलॉन सॉल्ट बनाते हैं, नायलॉन सॉल्ट बनाते हैं और फिर इसको हम पिघला करके स्पिंडेट के छिद्र से गुजारते हैं और धागा बना लेते हैं। ठीक, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं विशिष्ट रेशे। विशिष्ट रेशे, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है? विशिष्ट रेशे को भी 3 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला हो गया मिश्रित रेशे, जिसमें पहला हो गया मिश्रित रेशे, दूसरे हो गए परिवर्तित रेशे, परिवर्तित रेशे, और तीसरे हो गए बाल रेशे। ठीक है, तो मिश्रित रेशों में प्राकृतिक जगत और कृत्रिम जगत के तंतुओं का प्रयोग करके धागे बना लिए जाते हैं, वो होते हैं मिश्रित रेशे। इसमें से टेरी सिल्क हो गया, टेरी वूल हो गया, टेरी सिल्क, टेरी वूल, टेरी वूल। अब हो गया परिवर्तित रेशे। तो परिवर्तित रेशों में रासायनिक अभिक्रिया करने पर इनका रंग रूप बदल जाता है, इनका गुण बदल जाता है, ठीक है? वो होते हैं परिवर्तित रेशे। और बाल रेशे, ये ऊन रेशे के समान ही होते हैं और ये कीमती होते हैं, कीमती होते हैं और ये ऊनी वस्त्र है तो ये गर्म भी होंगे, ठीक है? चलिए, तो विशिष्ट रेशे उतने नहीं पूछे जाते, लेकिन सबसे ज्यादा प्राकृतिक और कृत्रिम पर ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम में कृत्रिम रेशे से भी क्वेश्चन आता है कि मैनमेड फाइबर कौन सा है और सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, यही पहचानने के लिए देता है। और प्राकृतिक रेशे से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। तो हम लोगों ने आज रेशे का वर्गीकरण देखा, लंबाई के आधार पर और प्राप्ति सूत्र के आधार पर। आपको समझ में आया होगा जरूर। थैंक यू।